नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और स्वागत है आपका 5 का प्राइम टाइम में। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंका जा चुका है और तमाम राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी रण में अपनी विजय पताका लहराने के लिए कमर कस ली है। चुनाव में सीधा मुकाबला फिलहाल तो बीजेपी और सपा के बीच दिख रहा है। हालांकि अपने कोर वोट बैंक के चलते मायावती भी इस लड़ाई में शामिल है, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में सबसे नई बात देखने को मिल रही है, वो है असदुद्दीन ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर की नई रणनीति, जिसे भागीदारी संकल्प मोर्चा का नाम दिया गया है। ओम प्रकाश राजभर 2017 के विधानसभा चुनाव में एनडीए का पार्ट थे, लेकिन कुछ कारणों को लेकर उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए से अपना रिश्ता तोड़ लिया और असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर 10 छोटी पार्टियों को मिलाकर एक नए गठबंधन भागीदारी संकल्प मोर्चा के निर्माण में वो जुट गए। असदुद्दीन ओवैसी और ओपी राजभर की ये कोशिश यूपी में कितनी कामयाब होगी, ये तो आने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। लेकिन इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि ये नया समीकरण आगामी विधानसभा चुनाव में सपा, बीएसपी और बसपा को नुकसान पहुंचाने वाला है। तो आगामी चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों की तैयारियां शुरू हो चुकी है, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, और अब ओपी राजभर और असदुद्दीन ओवैसी भी मिलकर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, सत्तारूढ़ पार्टी के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती साबित होगी। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी और ओपी राजभर का क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप वो सुनिए। तब तो सब, जब सरकार बनाने की बात आती है तब तो सब खोजते हैं, सरकार बनने के बाद सब भूल जाते हैं। आज के तारीख में उत्तर प्रदेश में हम सवाल करते हैं सभी पार्टियों से, नाम गिना रहे हैं जाति का, बंजारा, बहेलिया, अर्कबंसी, आरक, खंगार, ये तमाम जातियां हैं, प्रजापति है, पाल है, आपके साक्य है, सैनी है, माली है, कुशवाहा है। इन जातियों के विषय में क्यों नहीं सोचते? इस नाते हम लोगों ने तय किया है कि भैया चुनाव 22 में सरकार बनेगी, 5 मुख्यमंत्री 5 जाति का होगा, राजभर होगा, मुसलमान होगा, चौहान होगा, कुशवाहा होगा, पटेल होगा, 20 डिप्टी सीएम बनाएंगे 5 साल में। अब हम किसी के दिए हुए टुकड़ों पर अपनी जिंदगी नहीं गुजारेंगे। हम अपने वोटों से अपने नुमाइंदे को कामयाब और कामरान करेंगे। उसको हमारी आवाज बनाकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ले जाएंगे और वो तमाम सियासी जमातों को समझना चाहिए कि अब हम तुम्हारे रहमो करम पर नहीं है। तो उत्तर प्रदेश चुनाव के मुहाने पर खड़ा है और तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से तैयारियां कर रही हैं। इसको लेकर हमारे साथ एक पैनल भी जुड़ा है, उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। आलोक वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। पीयूष मिश्रा जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं सुबह सपा के। संजय निषाद जुड़े हैं, अध्यक्ष है निषाद पार्टी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष चर्चा में। सबसे पहले मैं रुक करूंगी आलोक वर्मा आपका, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आने वाला चुनाव है, विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, तमाम पार्टियों की तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी है। नए नए सियासी समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। सपा का छोटे दलों से गठबंधन, अब सुबह सपा और एआईएमएम का गठबंधन। तो क्या दूसरी पार्टियों के नेता और ये गठबंधन जो है, क्या बीजेपी के लिए यूपी में बड़ी चुनौती होंगे? क्या कहना चाहिए, ओम प्रकाश राजभर जी कुछ समय पहले हमसे भागीदारी किए हुए थे, उत्तर प्रदेश सरकार में वो मंत्री भी थे। अब उन्हें लगता है कुछ और भागीदारी उनको करनी चाहिए, कुछ और लोगों के साथ उनको जुड़ना चाहिए। तो ये लोकतंत्र में उनका हक है, उनका अपना दल है, अपनी राजनीतिक पार्टी वो चलाते हैं, तो निश्चित रूप से उनको कुछ लगता होगा, वो उस दिशा में जाए, हमें इस पे कोई एतराज नहीं है। अभी मैं सुन रहा था आपके ही चैनल पर उनकी बाइट आ रही थी कि उत्तर प्रदेश में 5 मुख्यमंत्री होना चाहिए, 20 उप मुख्यमंत्री होना चाहिए। क्या ओम प्रकाश राजभर जी की सोच है, वो इस तरीके से किसी लोकतंत्र को देखते हैं, हर साल एक मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं। उनको लगता है कि पद बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मुख्यमंत्री का पद जो है अलग अलग लोगों में बंटना चाहिए, मुख्यमंत्री का पद बंटना चाहिए। तो ये उनकी अपनी सोच है, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना। भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से चुनाव लड़ती है। ओवैसी जी की भी बात आप कर रही थी, ओवैसी जी भी जुड़ रहे हैं। अभी उन्होंने योगी जी को मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे और योगी जी ने भी उनका चैलेंज स्वीकार कर लिया। तो इस पर हमें ज्यादा कुछ कहना नहीं है।
हम हमारी तैयारी कैसी है 2022 की, हम उस पर ध्यान देते हैं, हम उस पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि 2022 में एक बार फिर से जनता हमें उत्तर प्रदेश की सत्ता में लेकर आए। हमने जो पिछले 4 साढ़े 4 साल के दौरान काम किया है, जिस तरीके से महामारी से हम निपटे हैं, जिस तरीके से नौजवानों के लिए हमने काम किया है, जिस तरीके से गरीब और किसानों के लिए हमने काम किया है, हम उस पर वोट मांगने जनता के पास जाएंगे। और अभी हालिया चुनाव हुआ है, अगर आप एक आकलन करना चाहें, लोकतंत्र में आकलन जीत से ही होती है। जब भी आप जनता के दरबार में जाते हैं और जनता आपको पसंद कर रही है या नहीं कर रही है, ये इससे पता चलता है कि वो आपको समर्थन दे रही है या नहीं दे रही है। अभी हाल में जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में हमें क्या हासिल हुआ आपको अच्छी तरह पता है। कुल मिला के उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सिर्फ 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के पास आई, 66 सीटें खुद हमने जीती और 1 सीट अपना दल ने जीती। तो आप समझ सकती हैं कि कुल मिला के अगर 75 सीटों में 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी ले जा रही है, 5 सीटें समाजवादी पार्टी के हिस्से आ रही है, कांग्रेस और बाकी जो दूसरे दल हैं उनका कहीं कोई नाम लेवा नहीं है। तो ये सब चुनावी मौसम के दल हैं, इनको आने दीजिए। हाँ, आए, आलोक जी तमाम बातें आपने कही अपना। हाँ, लेकिन ये भी मैं जानना चाहती हूँ, जैसे कि मेरा पहले भी सवाल रहा कि ये जो नए दल हैं, नए गठबंधन है, नए सियासी समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी के लिए चुनौती बनेगी या नहीं बनेंगे? वही जवाब मैंने आपको दिया कि अभी हाल में ही चुनाव हुआ है। कई लोग कह रहे थे, विपक्ष के साथी भी हमारे कह रहे थे कि जो चुनाव हो रहे हैं जिला पंचायत के, वो जो है सेमीफाइनल है। तो अगर सेमीफाइनल है तो उसका जवाब आपको मिल गया होगा, हमने कितने बेहतर बुलंद तरीके से जीत हासिल की। तो अगर ये जीत है और सेमीफाइनल है तो जाहिर सी बात है फाइनल में हम ही सबसे बेहतर खिलाड़ी हैं। फाइनल में हम जब जाएंगे 2022 में कुछ ऐसा ही नतीजा आएगा। 300 का इरादा हमारा अभी से है। 300 सीटों के लिए हम मान के चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर 2022 में 300 के पार जाएगी। तो आने कीजिए छोटे दलों को या दूसरे दलों को, बड़े दल छोटे कुल मिलाकर आप मानते हैं कि आपके लिए ये बड़ी चुनौती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़ी चुनौती नहीं, हमारी चिंता का विषय नहीं है, हमारी चिंता का बिल्कुल विषय है। ठीक है, ठीक है। सुबह सपा से हमारे साथ तो पीयूष मिश्रा जी जुड़े हैं। पीयूष जी, मैं आपका रुख करूंगी। ओपी राजभर का साफ तौर पर ये कहना है कि अब उत्तर प्रदेश में सुबह सपा की सरकार बनेगी और त्रस्त हो चुकी है जनता भारतीय जनता पार्टी से, और गारंटी के साथ उन्होंने ये बात कही है कि अब सुबह सपा जो है सरकार बनाएगी। तो आखिर किस आधार पर इतने बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं? क्या मेगा प्लान है आपकी सरकार, आपकी पार्टी का? मोनिका जी, देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है, जिसमें एक हमारी पार्टी है, बाकी 9 पार्टियां और हैं, जिसमें ओवैसी जी की MIM है, उसके बाद कृष्णा पटेल जी की अपना दल कैमरावादी है, बाबू रामपाल जी की राष्ट्रीय उदय पार्टी है, अनिल चौहान जी की राष्ट्रीय जनता क्रांति पार्टी है, प्रेमचंद प्रजापति जी की भागीदारी पी पार्टी है, रामधनी बिंद की खुद की पार्टी है, भारतीय मानव समाज पार्टी, ऐसे करके 9 पार्टियां हैं। जो आपने अभी जो बयान दिखाया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और जो है 20 डिप्टी सीएम, और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उत्तराखंड में आपने देखा भी 3.5 साल होने को आए, 3 मुख्यमंत्री इन्होंने बदल दिया। और अगर बात करते हैं आप कर्नाटका की 4 डिप्टी सीएम 1 सीएम है, तो वहाँ पे किसकी सरकार है ये भी देखना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का साफ साफ मत यही है कि सबको जितनी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 1 साल बंजारा का लड़का मुख्यमंत्री बने, 1 साल राजभर का लड़का मुख्यमंत्री बने, 1 साल जो है मुस्लिम का लड़का बने, 1 साल केवट का बने, 1 साल निषाद का बने, 1 साल प्रजापति का बने। ऐसे करके जो पिछड़े समुदाय जिनको आज तक हक भारतीय जनता पार्टी कहती रही कि हम देंगे, नहीं दिया, और सपा बसपा ने भी नहीं दिया, उन्हीं के लिए ये जो पिछड़ी जातियां हैं इन सबको एक पाले में करके एक भागीदारी संकल्प मोर्चा का गठन जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है, और उसी को लेकर के हम अपने जनता के बीच जाएंगे कि जैसे बिजली का दाम बहुत बढ़ गया है, इसको कैसे फ्री कराया जाए। शिक्षा को लेकर जाएंगे कि शिक्षा की क्या हालत है, अगर अमीर का बेटा क से कंप्यूटर पढ़ता है तो गरीब का बेटा क से कबूतर ना पढ़े, वो भी कंप्यूटर ही पढ़े। स्वास्थ्य में आपने देखा कि कोरोना काल में क्या हुआ, गंगा की नदी में कितनी लाशें तैरती पाई गई, सबको जो मुफ्त चिकित्सा है वो मिले। तो इन सब हम बेसिक चीजों को लेकर, हम बातों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। और सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट है 27% आरक्षण का जो वर्गीकरण है 7, 9 और 11 से अनुपात में बांटने का, जो कभी 2001 में माननीय
राजनाथ जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उनके संदर्भ में जो एक कमेटी बनी थी उसको लागू किया जाए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू किया जाए जो ऑलरेडी 13 प्रदेशों में लागू है। इन सब मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और आगामी आप 2022 में देखिएगा हम इन्हीं सबके साथ अपने उत्तर प्रदेश में हम भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनाएंगे। ठीक है, आऊंगे आपके पास। हमारे साथ संजय निषाद जी भी जुड़े हुए लगातार, अध्यक्ष निषाद पार्टी से। संजय जी, आप ही का बयान है कि निषाद समाज बीजेपी से कटा कटा नजर आ रहा है और अगर बीजेपी अपनी गलती नहीं सुधारती है तो इसकी कीमत उसे 2022 के विधानसभा चुनाव में चुकानी पड़ सकती है। ये नाराजगी आखिर किस बात की है और ऐसा क्यों बोला जा रहा है आपकी तरफ से? देखो, मैं तो मित्र हूँ ना, मित्र का काम ही होता है कि सही सही बात बताना जी। और ये सारी पार्टियां जो पिछली सरकारों ने गलती की है और वही गलती अगर भारतीय जनता पार्टी में रहेगा तो नुकसान हो जाएगा। तो हम जिस नाव में हैं उसको तो डूबने नहीं देंगे ना। अच्छा। हम तो सही बात बताएंगे कि त्रिस्तरीय चुनाव में देख लीजिए कैसे नुकसान हो गया। तो वो सही बात बोलना कोई गलत थोड़ी है। आज के दिन में इनके जो कुछ अधिकारी हैं, अधिकारियों पर लगाम हो जाने चाहिए। कुछ ऐसे इनके सलाहकार हैं उस पर लगाम हो जाना चाहिए। हम तो खाली निषाद समाज के आरक्षण के लिए संविधान में जो सभी जातियों को समान अधिकार देने का रखा हुआ उसका मुद्दा कि जो संविधान में लिखा हुआ है उसको बहुत धैर्य, निष्ठा और बहुत उम्मीद के साथ, बहुत संयम के साथ इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके मुख्यमंत्री ने खुद कह रखा है कि हमारी सरकार आएगी तो मैं करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने, सामाजिक न्याय समिति ने ये रिपोर्ट दे रखा है कि दलित अनुसूचित जाति की सूची में 66 समूह है, सबका हिस्सा ये खा रहे हैं। तो जब वो खुद कह रखे हैं तो वो खुद करेंगे, इसी उम्मीद के साथ हमारा समाज उनसे जुड़ा हुआ है। अब कब करते हैं, उन्हें अगर लगता है कि जल्दी से काम कर देंगे तो फायदा होगा, अगर उनको लगता है कि इनके आरक्षण देने से नुकसान होगा तो क्यों करेंगे। हम तो यही कहेंगे कि ये समाज है, अपनी उम्मीद, अपने हिस्से के लिए, आरक्षण के लिए, अपनी भागीदारी के लिए आपके साथ आया था कि हमारे ऊपर जो राजनीतिक मुकदमे खत्म हो जाएंगे। हमारा आरक्षण का एक लेटर जैसे उत्तराखंड में लिखा है कि भाई कि शिल्पकार नई जातियों का समूह है और वो कुम्हार प्रजापति है, वैसे एक लेटर लिखना है कि भाई मझवार जाति नई जातियों का समूह है और मझवार पर जो बहन जी ने स्टे ले रखा है, संविधान में लिखा हुआ मझवार, तो उस पर स्टे कैसे मिलेगा। उस पर वकील खड़ा करके खत्म कर दो। और यही काम है, आपके मुकदमे, आप अपने मुकदमे वापस कर रहे हैं तो निषादों के, जो निषाद समाज के ऊपर जो राजनीतिक मुकदमे हम लोगों पर खत्म कर दिया जाए। पिछली 2007 में बहन जी ने ताल घाट नदी सब छीन लिया था, ये राज्य सरकार में डाल दिया था वर्ग 3 की जमीन, तो उसे वापस कर दिया जाए काला कानून। हमारे समाज के लिए रोजी रोटी का सवाल है, नदियों के किनारे जो बसे हुए लोग हैं, ये देश को आजाद कराने वाला परिवार है ना। इसको ऊपर क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था अंग्रेजों ने, और जिसके परिवार के लोग देश को आजाद कराए हों और उसको आज के दिन में पिछली सरकार कांग्रेस की थी, हमारी फाइल ही गायब करा दिया कि जिसमें लिखा हुआ केवट मल्लाह मझवार है। राष्ट्रपति ने लिख रखा है कि केवट मल्लाह को मझवार में गिना जा। तो हम तो अपनी गिनती कराने के लिए कि केवट मल्लाह को मझवार में गिना जा, 2019-2021 में जनगणना होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी ने खुद कह रखा है। तो मैं उम्मीद के साथ हम लोग इस आरक्षण को लेने के लिए, लड़ने के लिए, किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। उसके लिए राजनीति हथियार है। कहा गया कि एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। सभी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से ही संभव है और उसीलिए हम लोग इसको कर रहे हैं। हम मित्र हैं भारतीय जनता पार्टी के। हम तो पहले कह दिए कि हम तो राम और निषाद राज गले मिले थे, शांति आई थी। निश्चित रूप से आपने जो बयान दिया था उसके बाद सियासतदानों ने अलग अलग अनुमान लगाने शुरू कर दिए थे कि कहीं आप बगावती सुर तो आपने नहीं बुलंद कर लिए हैं या फिर आप बगावत तो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, वो आपने क्लियर कर दिया कि आप मित्र ही हैं अभी भी। भाई मैं तो कह दिया ना कि हमारे समाज के लोग दूर हो रहे हैं त्रिस्तरीय चुनाव में, वो छिटक रहे हैं, दूर हो रहे हैं, क्योंकि भाई हर एक पार्टी का आज के दिन में दलित के मोहल्ले में सपा बसपा का भाजपा का कोई एजेंट नहीं है। आज यादव भाई के मोहल्ले में नहीं है, लेकिन निषाद समाज के मोहल्ले में सभी पार्टियों के एजेंट बैठे हुए हैं और वो कैसे वोट लूटा जाता पिछली सरकारों ने, वो सब लगे उल्टा गुमराह करते निषाद समाज को। तो निषाद समाज 2022 में कैसे आपके साथ
वोट दे देगा, ये तो भारतीय जनता पार्टी को सुनिश्चित करना है। ठीक है, आप इसीलिए आगाह मैं कर उनसे रहे हैं। कह रहा हूँ कि जो कहे थे उसे किया जाए और आसानी से जीत हो सकता है। ठीक है संजय जी, इसका मैं मतलब तो हमारा आप समाज आगाह सलाह कर दे रहे रहा है हैं ना कि आप जल्दी से इनका भाई आप आगाह कर रहे हैं भारतीय जनता हमारा पार्टी को। समाज ये कह रहा है कि भाई आरक्षण रोकने से अगर उन्हें कोई फायदा हो तो रोक लें, देने से बहुत फायदा है। तो हम तो कहेंगे, वकालत करेंगे। भाई दिल्ली में वकालत होता है, यहाँ होता है कि मछुआरों के आरक्षण का मुद्दा 70 साल से पिछली सरकारों ने उलझा रखा है, इसीलिए निषादों ने उन्हें हटा दिया है। अपने आरक्षण के मुद्दे के लिए निषाद समाज उत्तर प्रदेश की सरकार और दिल्ली की सरकार बनाई है, तो उस मुद्दे का हल तो होना चाहिए ना। तो वो तो बहुत कठिन काम नहीं है, बीजेपी ने कहा जरूर करेगी। पूरा उम्मीद है मोदी और योगी के अलावा करेगा कौन? आखिर आज के दिन में करना होता तो कार्य कर दी होती, तो करेंगे तो मोदी योगी, तो जो करेगा उसी के साथ रहेंगे ना। इस पर मैं आंसर ले लेती हूँ। आलोक जी, पीयूष जी आऊंगी आपके पास, लेकिन एक कमेंट में ले लेती हूँ आलोक जी से। आलोक जी, अपने मित्रों की, अपने सहयोगियों की पहले नाराजगी दूर कीजिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आपने सुना, बहुत सारी यहाँ पर शिकायतें हैं आपसे। नेता हैं, उन्होंने गोरखपुर से शुरू किया था, चिकित्सक हैं और शुरुआत उन्होंने छोटी सी की थी, लेकिन आज एक बड़ा नाम है उत्तर प्रदेश और देश के लिए। और हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे साथी दल वो हैं। और दिल्ली और लखनऊ में उनकी मुलाकातें हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हमसे होती रहती है। निश्चित रूप से वो वहाँ मंच पे अपनी बात कहेंगे और उनकी जिन बातों को लगेगा सबका प्रतिष्ठान उसे मान सकता है, दिल्ली उसे मान सकती है या राजधानी लखनऊ उसे मान सकती है, जरूर उसे मानेंगे। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की यही खासियत है कि अपने सभी साथियों को साथ लेकर वो चलती है। जो लोग इसके साथ पुरातन समय से साथ है, राजभर जी भी थे, आज किसी वजह से वो नाराज हैं। दूसरे दल भी हमारे साथ हैं, साथ चलते हैं, साथ रहे हैं, उनकी बातें हम सुनते हैं। जिन बातों को हम मानते हैं, मान सकते हैं, उन बातों को हम मानते हैं। मुझे लगता है कि संजय जी अपनी जो बातें उन्होंने कही हैं वो दूसरे मंचों पर भी कहते रहे हैं और कहेंगे, और जो कुछ संभव होगा वो शीर्ष नेतृत्व उसे आगे बढ़ाएगा। समय को देखते हुए बहुत जरूरी भी है इनकी बातों पर ध्यान दिया जाए। आलोक जी, नहीं बिल्कुल उनकी बात नहीं, देश के हर नागरिक की बात को ध्यान देना जो सत्ता में होता है उसका नैतिक दायित्व भी है। चाहे वो आम जनता की बात, चाहे जनता के नेता की बात हो, तो हम दोनों की बातों को ध्यान देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की, जैसा मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ही एक खासियत है कि हम एकाकी तौर पर नहीं चलते, हम पूरे समाज को साथ लेके चलते हैं। अभी बहुत सारे लोग हमें जातिवादी पार्टी होने का हमारे आरोप लगा रहे थे, हम पूरे समाज को साथ लेके चलते हैं, हम पूरे क्षेत्र को साथ लेकर के चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है, एक ऐसी पार्टी है जिसमें सभी जातियों के, सभी धर्मों के, सभी क्षेत्रों के लोग शामिल हैं और पूरे अधिकार के साथ शामिल हैं। कोई कह नहीं सकता कि कोई यहाँ सुप्रीमो है। समाजवादी पार्टी जैसी भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि यहाँ एक यादव परिवार है, कोई दूसरी पार्टी हो या कांग्रेस जैसी पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। आती हूँ आपके पास। ठीक है, पीयूष जी कुछ कहना चाह रहे थे। पीयूष जी। जी मोनिका जी, भारतीय जनता पार्टी के साथ 2017 में हम भी सरकार में आए थे उत्तर प्रदेश में, और जो आदरणीय निषाद जी कह रहे हैं कि जो निषादों का अधिकार है, निषादों का जो आरक्षण मिलना चाहिए वो मिले, तो ऐसे ही झूठे जुमले और वादे भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ किए थे। और जो 27% आरक्षण का वर्गीकरण है, जिसको सोशल जस्टिस कमेटी की रिपोर्ट कहते हैं, उसको लागू करने का भी जो है तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से किया था। लेकिन आखिरी में हुआ क्या, आपको भी पता है। वो कमेटी राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में बनी, विभाग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के ही पास था, रिपोर्ट भी दे दी गई है। आज भी वह माननीय मुख्यमंत्री जी के टेबल पर धूल खा रही है वो फाइलें। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। और अगर निषाद जी आज भी इस आशा में बैठे हुए हैं कि इनके साथ भारतीय जनता पार्टी निषादों को न्याय देगी, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा इनके साथ कुछ होने वाला है। ये बीच में इनके काफी उग्र तेवर भी हुए थे, बयान भी आए थे, देखा उस पे क्या हुआ। इनको ही दबाने के लिए एक दूसरे प्रदेश से एक निषाद साहनी जी को, जो पशुपालन मंत्री बिहार से, उनको लाया गया, बहुत बड़ा लखनऊ में सम्मेलन कराया गया। तो भारतीय जनता पार्टी दूसरे से उपयोग काम कराना जानती है, अगर जब हक की बात आती है तो वो नहीं करती। मैं तो आदरणीय निषाद जी को पुनः एक बार फिर से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा था और मैं भी कह रहा हूँ, आप हमारे साथ आइए। उत्तर प्रदेश में जो हम लोगों का फार्मूला है, 5 साल में 5 मुख्यमंत्री, 20 डिप्टी सीएम, आइए हम आपको
निषादों को जो है, जो जिसकी आप बात करते हैं, जिसके आप रहनुमाई कर रहे हैं, उनको हम पूरा हक और आरक्षण दिलाने का कार्य करेंगे। ठीक है आलोक जी, देखा आपने यहाँ पर ऑन एयर ही दल बदल की बात की जा रही है, तो ऐसे में दल बदल के बीच टिकटों की बगावत को रोकने के लिए क्या करेगी बीजेपी? क्या है बीजेपी का मेगा प्लान? बता नहीं सकता कि हमारे साथी प्रवक्ता ने क्या कहा जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी इसका जवाब मैं जरूर दे सकता हूँ। हाँ। भारतीय जनता पार्टी 2022 में इलेक्शन में जा रही है। जिन्होंने कहा कि सेमीफाइनल है, ये हाल का चुनाव, वहां हमने दिखा दिया कि हम चुनाव जाते हैं और जनता हमें पसंद करती है या नहीं करती। साफ साफ दिखाई पड़ा, साफ साफ निकल के आया कि 75 सीटें 75 जिलों में हम 67 जिलों में हम हावी रहे। बहुत सारे जो दूसरे गढ़ हैं उनको हमने नेस्तनाबूद कर दिया, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, और कांग्रेस का तो कोई नाम लेवा ही नहीं बचा। कांग्रेस के अपने रायबरेली में, अपनी अमेठी में किस तरीके का हाल हमने किया है, आप अच्छी तरीके से देख सकती हैं, जान सकती हैं। तो कुछ वही 2022 में हम करने जा रहे हैं। 300 का लक्ष्य लेके जा रहे हैं। योगी जी का जो काम है पिछले 4.5 सालों में, इस कामों को लेकर के हम उत्तर प्रदेश की जनता के पास एक बार फिर जा रहे हैं और हमें यकीन है कि 300 के पार उत्तर प्रदेश की जनता हमें एक बार फिर पहुंचा रही है, क्योंकि जनता ने देखा है किस तरीके से महामारी में, किस तरीके से हमारे लोगों ने जनता के लिए काम किया, किस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी ने काम किया। जनता ने ये भी देखा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया कहाँ थे उस समय। 1.5-2 साल जो महामारी का वक्त था, कहीं आपको दिखाई पड़े? और 1.5-2 साल क्या पूरे 4-4.5 साल में कहीं अखिलेश यादव कहीं सड़कों पर नजर आए? दूसरे दल भी क्या करते हैं? आलोक जी देखिए, ठीक है, समय का अभाव है, इसीलिए जो तमाम चीजें अभी हुई, तमाम बातें अभी हुई, तो उसमें मुझे यही समझ में आता है कि तमाम दल जो है, तमाम पार्टियां जो है अपना अपना कुनबा बढ़ा रही हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप अपनी तरफ ध्यान दें, अपने कुनबे पर ध्यान दें, क्योंकि अब उनकी नजर आपके कुनबे पर है। ऐसे में जो छोटे छोटे दल हैं या फिर संगठन बन रहे हैं, गठबंधन बन रहे हैं, बहुत जरूरी है कि इस पर भी ध्यान दिया जाए। अब देखने वाली बात रहेगी कि आने वाले चुनाव पर ये जो छोटे छोटे दल है, इनका जो गठबंधन है, ये क्या असर करता है यूपी के चुनाव पर। क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। संजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आलोक जी आपका भी, और पीयूष जी आपका भी। आप लोग आए और आपने अपने विचार साझा किए इस चर्चा में। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात हो और जाति समीकरण की पर चर्चा ना हो, ऐसा असंभव है। ऐसे में देखना होगा कि असदुद्दीन ओवैसी और ओपी राजभर ने जो हाथ मिलाया है, इसका असर आने वाले यूपी चुनाव पर कैसे पड़ेगा। चलिए आज के लिए 5 के प्राइम टाइम में इतना ही। अगली बार मैं फिर हाजिर होंगी कई नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।